अभी देख ही रहा था, ये देखिए पीछे करंट फिटनेस का चल रहा है, अगर आप जूम करके वहां पे वो रॉबी की फोटो लगी हुई है, मैं यही देख रहा था। तो रॉबी, टॉकिंग नॉनसेंस इज वेरी इजी, नेक्स्ट टाइम बैक अप योर वर्ड्स, डोंट बी अ वीक मैन। आप कम्युनल एंगल लेके आ रहे हो कि हम क्या मंकीज हैं, हम बंदर लगते हैं इनको। आप क्या रेशियल टेंशंस इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रेशियल डिवाइड कराना चाहते हैं कि हम नॉर्थ इंडियंस वाले, हम आपको आदमी नहीं समझते, आपकी आंखें छोटी चिंकी करें, ये आप कराना चाहते हैं। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, बड़े बड़े जो नाम है हमारी इंडस्ट्री में उनके सबके मेरे पास है चिट्ठे, जिन्होंने मेरे से कोचिंग लिया, कभी नाम नहीं लिया। कभी बात खुल जाएगी तभी वो लोग बात नहीं करते। बंदरों, आप छलांग लगा के दिखाओ। आपको प्रॉब्लम है मेरे से, मुझे नहीं पता आपको प्रॉब्लम क्यों है मेरे से, मुझे तो ये भी नहीं पता, नहीं करूंगा मैं, इसमें कोई डिनाई नहीं करता। बिजनेसमैन हूं, कोच हूं, एग्रेसिव हूं। जुनैद कालीवाला ने मुझे कहा, जब मैं रॉबी पीछे जा रहा था, आप वीडियो फुटेज है हमारे पास, मैं नीचे जा रहा था तो जुनैद कालीवाला ने वीडियो फुटेज है, मेरे स्टाफ के पास भी है, एंड पूरे 10 कैमराज में चीज रिकॉर्डेड है। किसी ने क्यों नहीं हाईलाइट की यूट्यूब पे, राइट? नहीं करना, मसाला नहीं बनता है, ठीक है ना, है टॉल पॉपी सिंड्रोम, इसको नीचे खींच लो, ठीक है जी। जुनैद ने कहा कि हैरी भाई इसको बोलो यार ये बैक फ्लिप करके दिखा, ये बहुत अच्छी करता है। मैंने रॉबी को बोला, मैं कहा रॉबी भाई, मैं कह यार बैक फ्लिप कर दो। रॉबी जी की 10th भी आ सकती थी, 11th भी आ सकती थी, और ये अगेन 7 जजेस का ओपिनियन था। रॉबी जी बैक से बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, ग्लूट्स एकदम सॉगी थे, कोई हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन नहीं थी, लोअर बैक पे इतनी चमड़ी लटक रही थी, ठीक है। ये मेरा अकेले का, अगर मैं आपके पीछे 2017 से पड़ा हुआ हूं भाई, कोई तो आपके पास मैसेजेस होंगे, कोई आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, कोई आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, कुछ तो होगा ना। इन्होंने कहा जी कि हैरिसन ने मुझे कहा कि बैक फ्लिप करके दिखाओ, मैं बंदर हूं, एम आई एम फकिंग मंकी। मुझे बताइए ना, आप एमेच्योर ओलंपिया के जजेस पैनल से खुश हैं, ना आप ओलंपिया के पैनल से खुश हैं, ना आप नरेश सूर्य के पैनल से खुश हैं, ना आप डॉक्टर फ्लेक्स के पैनल से खुश हैं, ना आप बॉस क्लासिक के पैनल से खुश हैं, ना आप बिग फिट के पैनल से खुश हैं। मुझे बताए तो से, अगर कल को रामनिवास मलिक जी होते स्टेज पे, नरेंद्र यादव होता स्टेज पे, या हमारे से, तो एक बंदा तीनों कैटेगरीज भी जीत सकता है। अगर जेरेमी बोइंडिया आके लोकल डिस्ट्रिक्ट शो में खेलेगा, किसी को नहीं पता था रोहित शेट्टी मेरा एथलीट है, किसी को नहीं पता था चैतन्य प्रभु मेरा एथलीट है, क्या कि जिसका शिकारी कुत्ते जितनी कमर है, लवप्रीत जैसा, उसको आप क्लासिक बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लवप्रीत क्लासिक नहीं है, एक होता है कि क्लोज हो सकता है, वो क्लोज भी नहीं था, वो बंदा जीता है स्ट्रेट 0 से, स्ट्रेट 1 से, स्ट्रेट 1 हर शॉट ओवरऑल 1-1-1-1-1 करके वो जीता है। जब वो क्लासिक में आया, क्लासिक में भी वो ऐसे ही जीता, स्ट्रेट 1s। पल्ले आपके, आज आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए ना, आप भूखे मर जाओगे आधे आप लोग। आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए। आप न्यूज को रिपोर्ट करिए, अपनी विशेष टिप्पणियां अपने पास रखिए। मेजॉरिटी यूट्यूबर्स को 7 कंपल्सरी पोज नहीं पता होंगे, मेजॉरिटी यूट्यूबर्स को 2 फेडरेशन की पोजिंग का डिफरेंस नहीं पता होगा। 99% यूट्यूबर्स जो हैं, जो आज के विशेष टिप्पणी कर रहे हैं, उनको लेफ्ट से राइट नहीं पता है बॉडी बिल्डिंग का, राइट? नो ऑफेंस। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई हाईलाइट देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। वीडियो करीबन 1 घंटे का है। हाईलाइट और थंबनेल देख के कभी भी किसी वीडियो को जज मत करना। पूरी जब तक आप वीडियो नहीं देख लेंगे तो आप वीडियो समझ नहीं पाएंगे। ये वीडियो आपको बहुत सारे चैनलों पर आज देखने को मिलेगी, फिटनेस अपडेट वाले सभी चैनल्स के ऊपर, क्योंकि आज ये मेन वीडियो रहने वाला है। क्योंकि बिग फिट क्लासिक के ऊपर मैंने 6 वीडियो कवर किए थे और काफ़ी अच्छा, उन 6 के 6 वीडियो में आप देखना, मैंने जजिंग की काफ़ी अच्छी तारीफ की थी, गेम की काफ़ी अच्छी तारीफ की थी कि इस गेम में कोई पंगा झगड़ा ऑन स्टेज नहीं हुआ। 19-20 कुछ स्टेज के पीछे हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस गेम के ऊपर भी बहुत सारी अभी मुझे पता लगा है कि बैक स्टेज नहीं, मतलब कुछ एथलीट्स ने आवाज़ उठाई है कि जजिंग को लेके
कि जो क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में ओवरऑल टाइटल जिस भाई ने जीता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जो है, जो कि हैरी संधू सर का स्टूडेंट है 2017 से। तो अभी मुझे पता लगा कि इनकी जजिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, कल का वीडियो जिसने मेरा यूट्यूब चैनल पर देखा होगा उस भाई को तो पता ही होगा कि कल हमारे एक इंडियन बॉडी बिल्डर हैं जो इंडियन नेवी में है, उनका नाम है रॉबी। तो उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए थे कल हैरी संधू पे प्लस और बिग फिट क्लासिक की मैनेजमेंट पे, और कुछ उसने कहा था कि मेरी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट करी है। तो उसके अगेंस्ट सारे के सारे रिप्लाई हैं। ये हैरी संधू सर ने 1 घंटे के करीब का लाइव किया। पूरे लाइव के अंदर जो जो बातें बताई है, जो जो कैरेक्टर का नाम लिया गया है, उन सब के वीडियो मैंने साथ के साथ जोड़ दिए हैं ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए। तो इसमें आपको रॉबी का रिप्लाई देखने को मिलेगा और ये जजिंग के ऊपर रिप्लाई देखने को मिलेगा। तीसरा, इसमें जो यूट्यूबर्स है उनको भी काफ़ी अच्छी फटकार लगाई है हैरी संधू सर ने, हमारे जैसे फिटनेस अपडेट चैनल वालों को। वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि तुम लोग जो अपनी तरफ से जजिंग करते हो, पॉइंट आउट करते हो कि ये इसको ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था, इस टाइप के यूट्यूबर अपडेट वालों को भी उन्होंने काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। तो भाई पूरा वीडियो यही रहने वाला है। कल का वीडियो जिसने मेरा देखा हो उसमें कल भी मैंने रॉबी के वीडियो से पहले 1 मिनट पहले का एक वीडियो हैरी संधू सर का भी लगाया था, जो कि उन्होंने स्टेज पे रॉबी की काफ़ी अच्छी तारीफ करी थी। रही बात वो उछल कूद वाली वीडियो, वो कहीं ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, वो बिग फिट क्लासिक वालों के पास होगी। जैसा कि इस वीडियो में आपको बात सुनने में पता लगेगा कि सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है। तो वो रिकॉर्डिंग कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। तो वो रिकॉर्डिंग मैंने कल भी ढूंढी थी कि जब रॉबी को बोला गया कि भाई तू छलांग लगा के दिखा, उछल के दिखा, तो वो वीडियो मुझे कहीं नहीं मिला था सिर्फ वही एक वीडियो जिसमें हैरी संधू सर ने पूरे गेम के अंदर रॉबी को स्टेज पे बुला के उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी। तो वो वीडियो मैंने आज भी जोड़ दिया। कल के वीडियो में भी मैंने वो वीडियो रॉबी के वीडियो से पहले डाला था। तो ये पूरा वीडियो आप देखना, तो पूरा वीडियो देखोगे तभी बात समझ में आएगी। पूरा रिप्लाई पॉइंट टू पॉइंट है, हर करेक्टर को मैंने जोड़ दिया है। वीडियो बहुत लंबी है भाई, टाइम निकाल के ही देखना। बाकी आप वीडियो को देखो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जो जिसकी जो राय है वो आप लिख देना। ये बेसिकली जो लाइव है मैंने करना नहीं था, मैंने कर तो ऐसे दो दिन पहले ही देना था, लेकिन हरमीत पाजी के साथ मेरी बात हुई थी। पाजी सेड कि आप रहने दो, लाइव मत, कोई आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, और मैंने फिर आज पाजी को मैसेज किया, मेरा मानना है कि कई बार क्या होता है कि एक सिचुएशन को, एक स्थिति को, एक किसी चीज़ को एक सीमा तक उसको आप जाने दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो चुप हमेशा आंसर नहीं होता है हर चीज़ का। कई बार आपको जवाब देना भी चाहिए और ज़रूरी भी होता है। एंड मेरी यही कोशिश रहेगी, मेरी यही उम्मीद है कि मैं जो भी इश्यूज हम पिछले 3-4 दिन में उठाए गए हैं, जो रिपीटेडली हर शो के बाद उठाए जाते हैं, मैं उनको एड्रेस करूं। पहले तो कि ओवरऑल सिचुएशन को कि क्या इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, कि कैसे होता है सब कुछ, बिकॉज बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी इनकम्प्लीट नॉलेज है इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि चीज़ें होती कैसे हैं, क्यों होती हैं, क्या इसका मतलब कि नतीजा है। हम बोल देते हैं, मुंह से शब्द निकाल देते हैं कि इनका नतीजा क्या है। ठीक है, सो बिग फिट हुआ भी रिसेंटली, बहुत सक्सेसफुल शो था। एंड बहुत सारी मतलब कि उसके साथ चीज़ें उठी, एक्यूजेशंस लग रही हैं, इधर उधर जो चीज़ें सही नहीं हैं वो बातें हो रही हैं। तो वो सारी मैं एक बाय एक, 1 by 1 करके मैं सारी मैं ब्रेक डाउन करूँगा। ठीक है, मैंने पोस्ट भी किया था, 12 पॉइंट है, वो 12 पॉइंट में डिस्कस करूँगा। सो नंबर 1 पॉइंट है कि हाउ जजिंग वर्क्स। मैं आपको बताता हूँ जजिंग होती क्या है। देखिए, जजिंग आपकी 2 प्रकार की, हम 2 तरीके से हम किसी सिचुएशन को हम जज करते हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब कि हमें देख लीजिए कि अगर मैं किसी को दिखा रहा हूँ एक पिंक कलर का कलर, ठीक है, वो कोई इसको डार्क पिंक भी समझ सकता है, लाइट भी समझ सकता है, न्यूट्रल पिंक भी समझ सकता है। ठीक है, अगर मैं किसी की सुंदरता की बात कर रहे हैं हम किसी की, तो वो सब्जेक्टिव है। कोई कहेगा कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, तो कोई कहेगा ऐश्वर्या राय इतनी सुंदर नहीं है। सो जो बॉडी बिल्डिंग होती है, जो ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह होते हैं, ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट होती है। एक रफ क्राइटेरिया होता है हमारे पास, लेकिन उस क्राइटेरिया को जजेस कैसे अप्लाई करते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, और वो काफी ऊपर नीचे 5, 10, 20, 30% ऊपर नीचे हो सकती है और होती भी आमतौर पे।
दूसरी होती है आपकी जजिंग, जिस तरीके से हम जज करते हैं चीज़ों को, वो होता है ऑब्जेक्टिव जजिंग। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आप किसी चीज़ को फुट्टे की तरह नाप सकते हैं कि भाई हाँ ये 1 फुट लंबा है तो 1 फुट लंबा है। अगर 100 मीटर की रेस है तो 100 मीटर सबसे पहले किसने क्रॉस किया? उसने क्रॉस किया, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि हर जजिंग पैनल एक यूनिक होता है, ठीक है, हर जजिंग पैनल डिफरेंट होता है। सो दूसरी चीज जजिंग के बारे में आप ये जरूर समझिए कि अगर 350 खिलाड़ी खेलने आए हैं वहां पे, ठीक है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी जजिंग पैनल आप लाकर बिठा दीजिए, कोई भी, चाहे आप भगवान को ले, रामचंद्र जी का भी दिमाग हिल गया था, उन्होंने सीता माता को अग्नि परीक्षा करा दी थी, ठीक है। आप दुनिया का कोई भी जजिंग पैनल ले आइए, कोई भी, साक्षात भगवान भी आ जाएंगे, गुरु नानक देव जी आ जाएं, चाहे कृष्ण जी आ जाएं, चाहे कोई भी आ जाए, अगर 350 खिलाड़ी वहां पे खेल रहे हैं, 100 भी खेल रहे हैं, 50 भी खेल रहे हैं, तो उसमें से हर 1 या 2 या 5 या 10% खिलाड़ी जरूर होते हैं कि जिनको अपने डिसीजन से खुशी नहीं होती है, उनके कोचेस को नहीं होती है, उनके सपोर्टर्स को नहीं होती। ये हर दुनिया के कंपटीशन में होता है, ये होता रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ये ह्यूमन एलिमेंट है। हम एक चीज को अलग अलग नजरिए से देखेंगे, किसी को अगर वो कोई चीज बहुत सुंदर लगती है तो किसी को कम लगती है, किसी को सही लगती तो गलत लगती है। तो जब 350 खिलाड़ी खेल रहे हैं स्टेज पर, तो उसमें से कुछ 5, 10, 20% लोग टॉप 10 में भी आएंगे, टॉप 5 में भी आएंगे। तो जो वो लोग हैं, वो हर खिलाड़ी वहां पे खुश होकर नहीं जा सकता। ये आप कोई भी शो ले लीजिए, मैंने आज तक बॉडी बिल्डिंग में कभी नहीं मैंने ऐसा शो देखा कि जहां पे 100% खिलाड़ी खुश होकर जाए। जहां पे बड़ा शो है, 100, 150, 200 लोग होंगे, तो वहां पे कुछ लोग निराश होंगे ही होंगे, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग गेम खेलनी है, तो मेरी आपको ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, एक आपको सुझाव रहेगा, अगर आप एथलीट हैं या कोच हैं, तो आप इस चीज को ये समझिए कि ठीक है कि मैं जाऊंगा वहां पे, मेरे साथ शायद मुझे 4 शोज में 1 डिसीजन मिले, वहां पे कुछ और भी मिल सकता है, डिफरेंट पैनल हो सकता है। ये कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कब कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अपने एथलीट्स को कैसे सिखाना है, ठीक है। अगर आप नोट करेंगे, जो अच्छे कोचेस हैं उनके एथलीट्स कभी नहीं बोलेंगे कि आप मतलब कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। ये आई थिंक ये एक जो जितने भी सीनियर कोचेस हैं, नए कोचेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने एथलीट्स को सही समझाएं। उसके बाद दूसरी चीज हम ये कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जो हम बिग फिट में जजिंग कैसे हुई थी, ठीक है। बिग फिट में हमारे पास 7 जजेस थे। एक हमारे अरविंदर पाजी, ठीक है जी, दूसरी तरफ हमारे थे अख्तर पाजी, जो दोनों इंडस्ट्री में 30-35 साल से हैं, सीनियर हैं। तीसरी तरफ मेरे बैठे हुए थे साहिब सिद्दीकी भाई, कानपुर से हैं, जो काफ़ी नोन इंसान हैं, नोन कोच हैं, नोन जज भी हैं। बहुत सारे दिल्ली नॉर्थ साइड में शोज़ को वो जज करते हैं, नरेश सूर्या वगैरह भी जाते हैं, नोन जज हैं, रिस्पेक्टेबल जज हैं। उसके बाद मैं बीच में था, फिर मेरे दाईं तरफ इमरान बैठे थे, आयन प्रो मेकर, सीनियर कोच हैं, सीनियर जज हैं, बहुत देर से इंडस्ट्री में हैं, जानते हैं सब कुछ, ठीक है। उनके बाजू में हमारे बैठे थे प्रसाद सर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनको 30-35 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेजेंड है वो स्पोर्ट के, ठीक है। उनके बाजू में बैठे थे हमारे जानवी मैम, जो मतलब कि खुद एक प्रो हैं, सीनियर एथलीट हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। एंड बीच में मैं, और मुझे भी इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं, 27 साल हो गए हैं, और मैं नया अगर मैं बैठ के ब्रेक डाउन लोगों करने चीज़ें, तो मुझे काफ़ी चीज़ का आश्वासन है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि जो पहलू आपने कभी सोचा भी ना हो। सो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जजिंग कैसे हुई शो पे, ठीक है जी। एक माइक था और एक माइक ही होता है हर शो में, एक हेड जज होता है, ऑड नंबर्स होते हैं, एक हेड जज होता है, ठीक है। हमारे बिग फिट में कोई हेड जज का रोल नहीं था, ठीक है, कोई डिक्लेयर्ड हेड जज नहीं था, सिर्फ मेरा काम था कॉलिंग आउट करनी, ठीक है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी एथलीट्स को, ठीक है, कि भैया ये कर दो वो कर दो। एंड अगर कोई सिचुएशन है, अगर किसी को एड्रेस करना है, तो वो जाकर मैं जाके वहां पे स्टेज पे एड्रेस करूंगा, या मैं जाके मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप मुझे चाहे हेड जज का अपने औहदा देना आप दे सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मैं सेंटर में था।
तो जितने भी डिसीजन हुए हमारे पास वीडियोस पड़े हुए हैं, हमारे पास ऑडियोज रिकॉर्डेड है पूरी शो की A to Z तक। मेरे यहां पे कॉलर माइक लगा हुआ था जिसमें हर सारे शब्द जो मेरे मुंह से निकले हुए हैं, ठीक है, जो इमरान के मुंह से निकले हैं और जो साहिबी के मुंह से निकले हुए हैं, बिकॉज ये दोनों मेरे बाजू में बैठे थे, सारे शब्द हमारे A to Z मेरे रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। पूरे शो के दौरान हर डिसीजन, एवरी डिसीजन, 6 जज और हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, हर डिसीजन था हाँ जी सर, इमरान साहिब भाई, इमरान भाई, प्रसाद सर, जानी मैम, ठीक है जी, ओके, यस, ठीक है जी। ऐसे डिसीजन जहां पे हमें था टाइट, जहां पे हमें था कि नहीं यार मैं कुछ कह रहा हूं, ये कुछ और करे, आप वोटिंग करके लिख के दे दीजिए। उन जजेस, उन डिसीजंस के टाइम पे, जैसे कि हम बिकिनी के डिसीजन की बात कर रहे हैं, जैसे हम उन चीजों की बात कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो वहां पे नंबर लिख के दिए गए थे चिट के ऊपर कि ठीक है जी, जैसे बिकिनी कैटेगरी में हुआ, बिकिनी कैटेगरी में 5:2 करके डिसीजन लिया गया था। बट अल्टीमेटली इवन के जो 2 जजेस जो भी थे, मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, बट हम सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि जजिंग एक्चुअली हुई कैसे, होती कैसे है, एंड ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड ऑन वीडियो है हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड है, एवरी सिंगल वर्ड, राइट। सो वो सारी चीजें जहां पे हमें बहुत ज्यादा डाउट था, थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो हमने वहां पे लिख के हमने लिख के वहां पे अपनी वोटिंग की और हमने दिए। तो ऐसे हुई जजिंग, ठीक है जी। कोई भी डिसीजन, एक भी डिसीजन किसी भी सिंगल जज का, 2 जजेस का नहीं था, 100% डिसीजंस में 7 जजेस, ऑल 7 जजेस वर कंप्लीटली इन्वॉल्व एंड कंप्लीटली ऑन बोर्ड, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज, जितने भी एथलीट स्टेज पर आए, किसी भी कोच के, मेरे, इमरान भाई के, साहिबे भाई के, प्रसाद सर के, ठीक है, जानवी मैम का कोई एथलीट नहीं था, पोला सर का कोई नहीं था, अरविंदर सर का कोई नहीं था, हम 4 लोगों के एथलीट स्टेज पे थे। एंड ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये माइक में हमारे पास रिकॉर्डिंग है। किसी भी टाइम पे किसी भी जज ने ये इशारा तक नहीं दिया, एल्बो नहीं मारी कि भाई देख लेना थोड़ा सा, ये मेरा एथलीट है, ये कुछ भी है। किसी भी एथलीट के बारे में हमें नहीं पता था। इवन के लास्ट मिनट तक, शो खत्म होने के बाद तक, किसी को नहीं पता था कि तनवीर अकरम मेरा एथलीट है, किसी को नहीं पता था रोहित शेट्टी मेरा एथलीट है, किसी को नहीं पता था चैतन्या प्रभु मेरा एथलीट है, किसी को नहीं पता था, बहुत सारे जो मेरे टॉप के एथलीट्स है, किसी को नहीं पता था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि कोई भी, ना ही दूसरे जजेस ने कोई भी ये उंगली उठा पाए कि मैंने ऑलरेडी एक्सपोज किया हुआ था इस बंदे को और ये बंदा खेल रहा है, ठीक है। 99% हमने सब ने पूरी इस चीज की हमने कोशिश की कि ना पता चले कौन सा एथलीट है। रोहित शेट्टी ने कोई भी पोस्ट नहीं डाली एक भी जगह पे कि वो मेरे से कोचिंग ले रहा था। तनवीर अकरम पिछले 8 महीने से ऑन ऑफ करके, पिछले 8 हफ्ते पूरी हर रोज मेरे से उसने कोचिंग ली, उस बंदे ने पूरी, ठीक है जी। उसके बाद आप लगा लीजिए चैतन्या प्रभु 2017 से मेरे पास साथ लगा हुआ है, ठीक है। आज तक किसी को नहीं पता था कि वो बंदा, लड़का मेरा एथलीट है। कहीं पे उसको मैंने बड़े बच्चों की तरह, अपने छोटे बेटे की तरह, बच्चे की तरह मैंने उसको संभाल के, प्यार करके उसको मैंने तैयार किया है, ठीक है, जैसे नरिश करते हैं। ओलंपिया लेवल का एथलीट है वो, ठीक है। सो रही बात कि जी वहां पे कोई पार्शियलिटी हुई थी या किसी को पता था, देखिए मैंने भगवान को जान देनी है, मैं भगवान को आंसरेबल हूं। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, एक बारी दिस विल बी माय फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो, जस्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल के, बिकॉज जाके एक्यूजेशंस लगा रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, हैरी संधू ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हैरी संधू के हाथ में सिर्फ एक माइक था। हैरी संधू वाज जस्ट द वॉइस ऑफ द कलेक्टिव जजेस। इट वॉज नॉट हैरी संधू शो। ना ही पूरे शो के दौरान हमारी सीट के पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कहीं पे भी पूरे 2 दिन में एक भी ऑर्गेनाइजर, ना नितेश छिब्बड़, ना प्रवीण, ना हरमीत लूथरा जी, ना सुहेल वाट्स, कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आया अनलेस के मैंने उनको बुलाया। और सारी रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास टोटल कॉन्वर्सेशंस की, राइट। मनप्रीत आहूजा मेरे पीछे बैठ के गया था, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग आई भी थी,
इंस्टाग्राम पे 1 मिनट के लिए, राइट? सो ये बिल्कुल गलत है कि डिसीजन मेरे थे या हमने कोई किसी के साथ चीटिंग की। बाकी आपने जो मानना है वो आप मान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैतन्या's विन, कि चैतन्या क्यों जीता। ठीक है जी, जब चैतन्या स्टेज पे आया बॉडी बिल्डिंग में और क्लासिक फिजिक में, एक मैं आपको चीज मैं बहुत जरूरी कहूंगा कि जब आप जजिंग टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, मैं आप सबको एक चीज मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा। अगर आपको जजिंग के बारे में समझना है तो मैं हर कोच को, हर एथलीट को, हर यूट्यूबर को मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप जजिंग के बारे में कमेंट करने से पहले किसी भी शो के बारे में प्लीज जाके मेरा ब्रेकडाउन देखिए। एमेच्योर ओलंपिया का, IHFF का, जब मैंने मनोज रंगापानी, चांद मोंडाल, मैंने आपका दीपक नंदा वगैरह, इन सब की मैंने, सनमीत वगैरह के सारों का मैंने उस कैटेगरी का मैंने ब्रेकडाउन किया। वो मनप्रीत स्क्वाड आहूजा के चैनल पर है। आप प्लीज जाकर, अगर आप इंडस्ट्री में आप सोचते कि मैं कमेंट देने का हक रखता हूं, तो थोड़ी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलिए और जाके वो वीडियो प्लीज देखिए और आपको समझ आए कि जजिंग होती कैसे है। ठीक है जी, जब चैतन्या स्टेज पे आया, कलेक्टिव ये एक्सप्रेशन था हर जज का, होली फक, दैट वाज द कलेक्टिव एक्सप्रेशन। साहिबे का, इमरान का, प्रसाद सर का, अख्तर सर का, अरविंदर सर का, जानवी मैम का, हर बंदे का यही था, ये क्या बंदा है। वो इतना आउटस्टैंडिंग था स्टेज पर कि इट वॉज नॉट इवन क्लोज। एक होता है कि क्लोज हो सकता है, वो क्लोज भी नहीं था। वो बंदा जीता है स्ट्रेट 0 से, स्ट्रेट 1 से, स्ट्रेट 1 हर शॉट ओवरऑल 1-1-1-1-1 करके वो जीता है। जब वो क्लासिक में आया, क्लासिक में भी वो ऐसे ही जीता, स्ट्रेट 1s। क्लासिक में तो वो बिल्कुल क्लियर विनर था। बहुत लोग कह रहे हैं कि जी वो क्लासिक नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अगर वो क्लासिक नहीं है तो फिर आपका जो मिरेकल बेयर है, जो यूरस है, जितने भी आपके इंटरनेशनल के टॉप के 100 किलो के, 105 किलो के जो क्लासिक फिजिक के एथलीट्स हैं, चाहे वो आपका लोकल इंडियन कोई भी आप एथलीट ले लीजिए, बहुत हमारे क्लासिक में खेल रहे, तो वो भी कोई क्लासिक नहीं है। फिर तो सिर्फ दुनिया में क्लासिक वही है कि जिसका शिकारी कुत्ते जितनी कमर है, लवप्रीत जैसा, उसको आप क्लासिक बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लवप्रीत क्लासिक नहीं है। लवप्रीत अगर कल को क्लासिक में चढ़ेगा ना तो उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक है, अगर आप 70 किलो वाले बंदे को, किसी 75 किलो वाले को बोलते हैं ये क्लासिक को ओवरऑल डिजर्व कर रहा था, ठीक है, वो आपकी बिल्कुल सोच गलत है। अनफॉर्चुनेटली मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि प्लीज इस चीज को पर्सनली मत लीजिए। अगर आप 70-75 किलो के सोच रहे हैं कि आप 105 किलो के बॉडी बिल्डर को स्टेज पे, जो क्लासिक फिजिक एथलीट, जो मिस्टर ओलंपिया लेवल के कंपैरिजन की वो फिजिक रखता है, मैं इसको वीडियो बना के डालूंगा चैतन्या का, और आपको समझ आएगा कि कैसे, मतलब कि क्लासिक फिजिक आप बोल रहे कि एक 100 किलो के, 103 किलो का आदमी 70 किलो के इंसान से ओवरऑल में कैसे हार सकता है यार। एंड स्पेशली आप उन एथलीट्स की बात कर रहे हैं कि जो एथलीट जब एमेच्योर ओलंपिया जाते हैं तो उनकी टॉप फर्स्ट कॉल आउट भी नहीं आती है। ठीक है, सो ये जो कहना है कि जी ये मतलब कि क्लासिक नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आप अपनी हेट मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, किसी के ऊपर निकाल रहे हैं। आप मतलब कि कह रहे हैं कि 2 कैटेगरीज में कैसे खेल सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कराना चाहूंगा। लास्ट ईयर भी दीपक कत्री भी दोनों ओवरऑल जीता था। वो बॉडी बिल्डिंग भी जीता था एंड क्लासिक भी जीता था। अब होता क्या है, कई बार क्या होता है कि अगर छोटे शोज हैं, वीक लाइनअप्स हैं, तो एक बंदा तीनों कैटेगरीज भी जीत सकता है। अगर जेरेमी बुएंडिया आके लोकल डिस्ट्रिक्ट शो में खेलेगा, स्टेट शो में खेलेगा, तो क्या आप कहेंगे कि जेरेमी बुएंडिया के मेंस फिजिक नहीं जीतेगा और क्लासिक नहीं जीतेगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं, क्यों नहीं जीतेगा भाई? ठीक है ना। अगर आप लाइनअप में लड़कियां ही 5 हैं, आप इमेजिन करिए जो सपना, जो लड़की फर्स्ट आई थी, वो जाकर उसने बॉडी बिल्डिंग में भी 5th या 6th उसकी प्लेस आई, तो भाई माना कि वो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे तो सपना जैसी जो फर्स्ट बिकिनी में आई थी, तो शायद वो वहां पे बिकिनी में 10th भी ना आए, उसको प्रो लाइनअप में खड़ा कर देंगे तो वो टॉप 20 भी नहीं आएगी। तो गेम के लेवल होते हैं। अगर हम चैतन्या को इंटरनेशनल स्टेज पे जाके बॉडी बिल्डिंग में खड़ा कर देंगे तो वो 20th भी नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन ये ओलंपियस की स्टेज थोड़ी है, ये मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स थोड़ी हो रहा है।
ये लोकल शो है, लोकल बंदे आए हैं, तो उन कंपेटिटर्स के अगेंस्ट वो लड़का तगड़ा था। अगर कल को रामनिवास मलिक जी होते स्टेज पे, नरेंद्र यादव होता स्टेज पे, या हमारे और इतने बड़े बड़े धुरंधर सुनील यादव होता स्टेज पे, तो चैतन्य नहीं जीत पाता शायद उनके अगेंस्ट। मैं काफी 99% दावे के साथ कह सकता हूं वो नहीं जीतता। अब कल को क्रिस बमस्टेड आके स्टेज पे खड़ा हो जाता तो चैतन्य नहीं जीतेगा उसके अगेंस्ट, वो टॉप 5 में ओलंपिया में नहीं आएगा। लेकिन जिस लेवल पे वो लड़का, वो बच्चा बेचारा खेला, तो उसमें वो डिजर्व करता था। आप उसके से खुंदक क्यों खा रहे हैं? अगर वो लड़का क्लियरली आगे है, सारे 7 जजेस क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया ये बंदा तो यार अलग ही दिख रहा है, तो आप उसको भी फिक्सिंग। फिर आप ऐसे क्यों नहीं करते ना? तो फिर आप खुद ही शो कर लीजिए, खुद ही जजिंग कर लीजिए, खुद ही स्टेज पे चलिए, खुद ही अपने आप को ट्रॉफी भी दे दीजिए। अगर आपने डिसीजन कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना है, आपको हमेशा ही हर चीज से प्रॉब्लम है, हर शो में लोगों को प्रॉब्लम्स है। कोई भी शो नहीं हुआ, चाहे वो डॉक्टर फ्लेक्स है, चाहे नरेश सूर्या है, चाहे वो बिग फिट है, चाहे वो एमेच्योर ओलंपिया है, चाहे वो गुजरात में हो रहा है, कहीं पे भी शो हो रहा हो, कोई तो मुझे शो दिखा दो जहां पे 100 लड़कियां हो तो सारे खुश होके गए हों। कोई भी खुश नहीं है। हर जगह पे हमारा काम बन गया है लोगों का कि कंट्रोवर्सी करनी, जो रही, जो थोड़ी बहुत कमी बची थी, चलो पहले होता था कि बात हुई और खत्म होगी। अब क्या है कि बात इतनी सी होती है, फट से दूसरे सेकंड वो यूट्यूब पे पहुंच जाती है और वो बात फैल जाती है। अब तो मतलब कि धंधा सा बन गया है, मसाला सा बन गया। दैट इज ओके, दैट इज फाइन। पर लेकिन आप ये बात समझिए कि आप लोगों की लाइव्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा तैयारी करके आता है, 5 साल करके कोई कर्जा उठा के आ रहा है, कोई घर से दूर है, कोई डिप्रेशन लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप मुंह उठा के बोलने लगे जाते, ये कैसे जीत गया, वो कैसे जीत गया। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप इसी तरह से चलते जाएंगे तो कोई जज नहीं आएगा आपका शो करने के लिए। कोई जजिंग में पैसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ बिग फिट क्लासिक ही हिंदुस्तान में पहला शो है कि जहां पे जजेस को पैसा दिया गया है, ठीक है। वहां पे उनको एक बहुत रिस्पेक्टेबल अमाउंट दिया गया जजिंग करने के लिए, जजिंग की फीस, ठीक है। अगर आपको इतनी ही शौक है तो आप अपने जजेस ले आइए, ठीक है। आप फिर कहते हैं जी कि कोचेस को जजेस में नहीं बैठना चाहिए, तो फिर कौन बैठेगा? आप बताएं ना कि जितने भी आपके जजेस बैठ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे के सारे कोचेस ही हैं, सारे के सारे करंट एथलीट्स हैं या एक्स एथलीट्स हैं। तो आप उनको निकाल देंगे तो किसको बिठाएंगे आप बताइए। ये बीसीसीआई तो है नहीं है कि जिनका साल का लाख करोड़ आ रहा है तो दे दिया, मतलब कि आपने हर अंपायर की आपने 2 लाख रुपए सैलरी लगा दी और आपने बिठा दिए। यहां पे जजिंग पे लोग आते हैं अपने शौक से, अपने मतलब कि उनको गेम से प्यार है, पैसा तो कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भैया कोच ना बैठे तो किसको समझ है? यूट्यूबर्स को बिठा दीजिए, आप खुद बैठ जाइए, या आप हर सपोर्टर बिठा दीजिए, फिर आप देख लीजिए क्या होता है। आपको लगता है कि जो सारे जजेस, देखो आप मुझे बताइए ना कौन से जज से, जजिंग पैनल से आप खुश हैं, मुझे बताइए ना। आप एमेच्योर ओलंपिया के जजिंग पैनल से खुश हैं ना, आप ओलंपिया के पैनल से खुश हैं ना, आप नरेश सूर्य के पैनल से खुश हैं ना, आप डॉक्टर फ्लेक्स के पैनल से खुश हैं ना, आप बॉस क्लासिक के पैनल से खुश हैं ना, आप बिग फिट के पैनल से खुश हैं। मुझे बताए तो सही कि आप कौन से पैनल से आप खुश हैं। किसी भी पैनल से खुश नहीं है आप। तो सर और मैडम, ये हमेशा चलता रहेगा। बाकी रही बात के फीडबैक की, देखिए अगर हम एक एथलीट को स्टेज पे फीडबैक देते हैं तो दूसरा एथलीट बोलेगा कि सर मुझे भी दीजिए, इसको दिया मैं क्यों नहीं डिजर्व करता, दूसरों को दिया तो तीसरा भी देगा। आपने आज तक आप सब ओलंपिया फॉलो करते हैं, आप सारा ओलंपिया फॉलो करते हैं, आप सारे फील हिट, रॉनी कोलमैन, डोरियन याट्स के आप मतलब कि अपने, तो आपने कभी किसी लोकल बंदे की सपोर्ट चाहे आप ना करें, लेकिन आप रामी का बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे और श्वार्ज़नेगर जी का बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे, उनकी एनिवर्सरी कभी नहीं भूलेंगे। आप ये भी कभी नहीं भूलेंगे कि उनके कुत्ते का जन्मदिन किस दिन था, ठीक है, वो भी आप विश करेंगे कि श्वार्ज़नेगर डॉगी हैप्पी बर्थडे, राइट। आप इतना फॉलो करते हैं, मुझे बताइए कि कौन से आईएफबीबी के प्रो शो में, जो बल्कि जिसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड समझते हैं कि ये हमारा मंदिर है, ये हमारी तीर्थ यात्रा है, यहां हमने पहुंचना है, ओलंपिया के स्टेज में मुझे बताइए 50 साल में कितनी बारी आपने फीडबैक देते हुए देखा जजेस को? मिस्टर इंडिया की स्टेज पे कितनी बारी फीडबैक देते हुए देखा है? मिस्टर इंडिया में कितनी बारी आपने देखा है कि जज कोई बात भी करता है किसी एथलीट से? फिर ये अपेक्षा, फिर ये आपकी आशा
क्यों है लोकल जजेस से? वो अपना टाइम निकाल के दे रहे हैं, फीडबैक देते हैं तब गालियां खाते हैं, नहीं देते हैं तब गालियां खाते हैं। तो फीडबैक आपका मानना और कि ये आपका हक नहीं है। मैडम, ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स होती है, वहां पे स्कोर आके आता है, फीडबैक मिलता है उनको। वैसे भी फीडबैक 300 एथलीट्स को जेन्युइन फीडबैक देना बहुत मुश्किल होता है। सीनियर एथलीट्स के 2-4 बंदों के आपको याद होते हैं, बाकी आप 300 एथलीट्स का फीडबैक थोड़ी लिखेंगे जी मेरा क्या था। तो ये आपकी अपेक्षा ही गलत है। ये आपके कोचेस को पता होना चाहिए, आपका कोच इंटेलिजेंट होना चाहिए। मेरे एथलीट्स आते, कल मैंने तनवीर से मेरी बात हुई, तनवीर ने मेरे से पूछा कि सर मैं दीपक से कैसे रह गया, तो मैंने उसको फीडबैक दिया जेन्युइन, उसको पसंद नहीं आया, दैट इज ओके। मेरा काम है ऑनेस्ट फीडबैक देना अपने एथलीट को, चाहे मैं वो मुझे गलत समझे सही समझे। तनवीर अकरम भी कह सकते हैं भाई मुझे नहीं जिताया, ठीक है ना। बहुत मेरे एथलीट्स और थे जो नहीं जीते, राइट, अपनी अलग अलग कह कि दीपक क्यों जीत गया, ये मेरे और एथलीट के बीच में है, वो उसका जायज बनता है, लेकिन उसने स्टेज पे तो कोई हंगामा नहीं किया। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं, जो जीएसटी और टीडीएस का सवाल है, जो एक एलिगेशन रॉबी ने उठाया था, ये और लोगों ने भी उठाया था कि भाई जीएसटी काटी गई, टीडीएस क्यों काटी गई। तो वो सिंपल चीज है, आप किसी भी शो पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे आप, ठीक है, जो सरकारी रूल है टीडीएस काट के ही प्राइस दिया जाता है। हर शो में, जब हमने भी बॉस क्लास सिखाया था, टीडीएस कट करके ही होता है। अगर आप टैक्स भर रहे हैं, जो आपको भरना चाहिए, लीगली आपको जो करना चाहिए, आप जब अपना टैक्स फाइल करेंगे तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट एक इश्यू होता है, ठीक है। टीडीएस सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा, अगर आपने 1500 आपके कटे हैं 15,000 में से, तो वो आप जाके सरकार से क्लेम कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजर नहीं काटेगा टीडीएस, तो वो टीडीएस जो आपके हिस्से का टैक्स, जो विनर के हिस्से का टैक्स है, इनकम है, ये फ्री गिफ्ट नहीं है, ये आपकी इनकम है। आप अपने आप को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कहते हैं, तो ये आपकी इनकम है। अगर आप अपना टैक्स नहीं भरेंगे तो ऑर्गेनाइजर आपका टैक्स क्यों भरेगा? तो जो टीडीएस है, जिसको लोग जीएसटी भी बोल रहे हैं, वो टीडीएस होती है, वो एक बिल्कुल जेन्युइनली लेजिटिमेटली काटी गई है। वो कोई आपके साथ मिस इंफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई आपके साथ कोई मिस प्रॉमिस नहीं हुआ है। अगर आपकी इनकम साल की लाख रुपए से कम है तो आपको वो 1500 रुपया सरकार दे देगी, अगर आपका 10% कटा है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मैं फिर से कैटेगरीज के ऊपर आऊंगा, मैं मुझसे से खत्म करूंगा। हम बात करते हैं रॉबी की एक्यूजेशंस की, ठीक है जी। मैंने रॉबी की एक्यूजेशन के बारे में बात नहीं की थी, मैंने हरमीत सर से बात की थी। हरमीत सर ने मुझे क्लियरली कहा था कि आप रॉबी के बारे किसी चीज के बारे में बोलने की बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है कि हर चीज की। अगर आप एक्यूजेशन लगा सकते हो, चलो छोटी बहुत चीज होगी, ठीक है, चलता है, लेकिन आप कैरी ऑन नहीं कर सकते इतने जोश से आके, आप लाइव में आके बोल रहे हैं इतना कुछ, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं उस चीज को डिफेंड करूं या मैं बोलूं, ठीक है। सो रॉबी की बात कर ले। रॉबी जी ने पहली एक्यूजेशन लगाई कि हमने उनकी बेइज्जती की, ठीक है। जो ये बेइज्जती की बात कर रहे हैं, वो सारी कॉन्वर्सेशन हरमीत सर, रॉबी मेरे लेफ्ट था, रॉबी के लेफ्ट हरमीत सर खड़े थे, एंड ये सारी चीज लाइव रिकॉर्ड हुई है, लाइव। एंड काफी यूट्यूबर्स ने उठा के रॉबी जी का तो डाल दिया, हैरी संधू को बना दिया विलन, और उसने कम्युनल एंगल भी ले दिया। आपने दिखा दीजिए नागालैंड वालों को भिड़ा दिया आपने, मतलब कि नॉर्थ इंडियन रेसिस्ट है हम, ये हैं वो है। आप रॉबी जी कम्युनल एंगल लेके आ गए हैं, फिर वो अपनी नेवी ले आए, फिर वो अपना वो नेशनलिस्ट एंगल लेके आ गए हैं। बहुत आसान है एक्यूजेशन लगाना, लेकिन हमारे पास दूध का दूध और पानी का पानी है, और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं HD में, जो शब्द रिकॉर्ड हुए। मैं ये यूट्यूबर्स को बोलूंगा कि ठीक है, मैं मेंटली स्ट्रांग इंसान हूं, मैं स्ट्रांग इंसान हूं, लेकिन आप लोगों की लाइव्स बर्बाद कर सकते हैं, आप उनकी लाइफ तबाह कर सकते हैं गलत एक्यूजेशन लगा के। अब अगर आप एक जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, तो पूरी हर तरफ की अपनी जर्नलिज्म पूरी करके फिर आप डालिए। ये नहीं कि जिसने बोल दिया आपने उठा दिया, पूरी स्टोरी डालिए। आप सबके पास जहां पे आपको जरूरत होती है वहां पे तो आप मतलब कि आप माइक्रोफोन का माइक्रोफिफ की रिकॉर्डिंग भी आप निकाल लेते हैं। जहां पे आप अपना मन करता मसाला लगाना है, वहां पे आप कन्वीनियंटली कट करके ये चढ़ा दो और लगा दो तीली, लगा दो आग। इसको रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं बोलते, इसको सेंसेशनलिज्म बोलते हैं, इसको करप्ट जर्नलिज्म बोलते हैं। इट इज अनएथिकल, ये एथिकल चीज नहीं है। आप अपने गिरेबान में
देख के देखिए, अपने शीशे में अपने ज़मीर को थोड़ा टटोलिए और आप देखिए कि या आपने सही किया है गलत किया। जो लोग स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ, इतनी चीज़ें कि ऐप के जरिए किसने लोन ले लिया, बाद में आप उसको गाली गलौज करके लोगों को सुइसाइड करवा रहे हो, आप हो उसी स्पेक्ट्रम पे लेकिन कम, वो 10 पे तो आप 2 स्पेक्ट्रम पे हो, काम आप भी गलत कर रहे हो। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स को पता है और आप जानबूझकर शो कवर करेंगे, एक कोच का कवर कर देंगे, दूसरे कोचेस का आप कन्वीनियंटली मिस कर देंगे, गलत काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए इस दलदल में घुसता नहीं, ठीक है, मेरा काम नहीं। रॉबी जी की बात करते हैं। रॉबी जी कह रहे हैं कि इन्होंने 20 साल बोल दिया, ये बोल दिया, मेरे उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की। बात क्या हुई थी, ये वीडियोस हैं। बात ये हुई थी, मैंने इन रॉबी की कैटेगरी से पहले एक लड़का सेकंड प्लेस से खुश नहीं था, उसने वो बोल के चला गया, बवाल करके, अच्छा खासा उसने बवाल किया। बाद में उसने आके सर से बात की और उसको पहले उसको प्राइज नहीं चाहिए था, कैश प्लेस पर आके ले भी गए वो सर, चलो अच्छी बात है, ठीक है जी। उसके बाद रॉबी जी स्टेज पे आया, अगली कैटेगरी में रॉबी जी की 8th प्लेस आई, ठीक है। रॉबी जी की 10th भी आ सकती थी, 11th भी आ सकती थी, और ये अगेन 7 जजेस का ओपिनियन था। रॉबी जी बैक से बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, ग्लूट्स एकदम सॉगी थे, कोई हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन नहीं थी, लोअर बैक पे इतनी इतनी चमड़ी लटक रही थी, ठीक है। ये मेरा अकेले का जजमेंट नहीं है, ये मेरे साथ जो आदरणीय 6 जज बैठे हैं, जिसमें प्रसाद सर बहुत सीनियर हैं, दूसरे 30 साल, ये सब जजेस का ये मानना था, मेरा अकेले का नहीं। अब जब बात खुली गई है तो हम बात कर लेते हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी के चिट्ठे खोलने के लिए बैठा हूं, लेकिन अगर आप गोली चलाएंगे, आप मेरे ऊपर आप मतलब कि एक्यूजेशन लगाएंगे, तो हमारा भी हक बनता है उसको रिप्लाई देने का, ठीक है ना। तो वीडियोस हैं, हाई डेफिनेशन वीडियोस, सबको पता है मैंने कैसे एमेच्योर ओलंपिक का ब्रेकडाउन किया था, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आज तक उस वीडियो का तोड़ नहीं आया है, ठीक है ना। कोई भी किसी को कोई जाके चैलेंज कर दे मेरा वीडियो कि भाई ये हैरी सिंधु गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, आज तक तोड़ नहीं आया। 7 महीने हो गए उस बात को, 4-5 महीने तो हो ही गए हैं, ठीक है जी। तो रॉबी जी जो बोलो कि इन्होंने मेरी बेइज्जती की, मैंने क्या की रॉबी, आपकी बेइज्जती जरा मुझे बताना जरा। मैंने ये कहा कि देखिए ये हमारे देश की शान है। I just want काफी लोग जानते होंगे, प्लीज गिव रॉबी अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ये हमारे इंडिया के शान है, one of the best athletes India's produced, represented India for a very long time, and मैं एक स्पेशल रॉबी की मैं रॉबी की मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि रॉबी को 20 साल हो गए खेलते हुए, ठीक है। एंड रॉबी 8th आने के बावजूद भी उसने ग्रेशियसली अपनी प्लेस एक्सेप्ट की है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रॉबी फॉर दैट। रॉबी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये शो खेलने के लिए, प्लीज? It was nice. The ring is awesome, and all the management is awesome. I hope और आगे बढ़े. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much. We hope you had a great time. Thank you so much, Harry sir. Thank you. मैं कहीं हंस रहा था उस टाइम पे, मैं कोई हटकलियां कर रहा था, मैं कोई मतलब कि ऐसे ये हमारे देश की शान है ऐसे कर रहा था। मैंने सीरियसली रिस्पेक्टफुली कहा, मैं कहा रॉबी हमारे एक सीनियर बॉडी बिल्डर हैं, ये इंडिया को बहुत नाम कर चुके हैं, रोशन किया इन्होंने देश का नाम, इन्होंने जाकर बाहर खेला है। ये देखिए इन्होंने कितनी ग्रेसफुली ये अपना डिसीजन इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये सब लोगों के लिए सीखना चाहिए, ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। 350 एथलीट थे वहां पे, आपसे भी सीनियर एथलीट थे रॉबी वहां पे, आप उम्र से मेरे में छोटे हो। मैंने आपको बोल दिया 20 साल से आप कंपीट कर, तो मैंने कोई बेइज्जती नहीं की आपकी, ठीक है। मैंने वो रिस्पेक्ट ही की थी। आपकी 35-36 के दूध पीते बच्चे तो हो नहीं हो आप, ठीक है, दूध पीते बच्चे हैं आप, ठीक है। मैंने आप 35-36 के तो हो, 15 साल से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग, तो 20 साल तो हो गए ना, चलो स्टेज पे आप चाहे 20 के उतरे हो, राइट। तो मैंने यही कहा ना कि आदरणीय, रिस्पेक्टफुल, ये इनको राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए। 3.5 में से वहां पे 350 वहां पे तनवीर अकरम जैसे बंदे भी थे, रोहित शेट्टी बंदे जैसे बंदे भी थे। मैंने किसी और को तो बुला के उनको सम्मानित किया नहीं, आप ही को सम्मान दिया कि भाई आप सीनियर हैं, ठीक है जी। तो कहां पे मैंने आपकी बेइज्जती की, ठीक है। दूसरी चीज पे आते हैं, इन्होंने कहा जी कि हैरी सिंधु मुझे कहा कि बैक फ्लिप करके दिखाओ, मैं बंदर हूं, एम आई एम फकिंग मंकी, दीज वर एग्जैक्ट वर्ड्स।
आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पता आपने क्यों ब्लॉक किया हो, बट दैट्स ओके, उसकी भी हम बात करेंगे जो कोचिंग की आपने बात की थी, ठीक है ना। रॉबी जी, पहली बात मेरी आप सुनिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि जो बैक फ्लिप की बात हुई, मुझे तो पता भी नहीं भाई कि आप बैक फ्लिप करते हो, बैक फ्लिप के मशहूर हो, ठीक है। वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, हर चीज की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, माइक लगे हुए थे हमारे यहां, कोई निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। जुनैद कालीवाला ने मुझे कहा, जब मैं रॉबी पीछे जा रहा था, आप वीडियो फुटेज है हमारे पास, मैं नीचे जा रहा था तो जुनैद कालीवाला ने वीडियो फुटेज है, मेरे एक्जीक्यूटिव स्टाफ के पास भी है, एंड पूरे 10 कैमराज में चीज रिकॉर्डेड है। किसी ने क्यों नहीं हाईलाइट की यूट्यूब पे, राइट? नहीं करना, मसाला नहीं बनता है, ठीक है ना, है टॉल पॉपी सिंड्रोम, इसको नीचे खींच लो, ठीक है जी। जुनैद ने कहा कि हैरी भाई इसको बोलो यार ये बैक फ्लिप करके दिखाइए, बहुत अच्छी करता है। मैंने रॉबी को बोला, मैं कहा रॉबी भाई, मैं कह यार बैक फ्लिप कर दोगे ऑडियंस के लिए? उसने कहा नहीं। मैं कहा ओके भाई, नो प्रॉब्लम, बात खत्म। मैंने आपका मजाक उड़ाया? मैंने आपको बोला कि आप बंदर हो, आप छलांग लगा के दिखाओ? आपको प्रॉब्लम है मेरे से, मुझे नहीं पता आपको प्रॉब्लम क्यों है मेरे से, मुझे तो ये भी नहीं पता, ठीक है। फिर आपने एक्यूजेशन लगाई कि 2017 से हैरी संधू मेरे पीछे पड़ा कोचिंग के लिए। आपने एक्यूजेशन तो लगा दी, ठीक है। आपको मनप्रीत आहूजा ने मैसेज भी किया, कॉल भी किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है ना। अगर मैं आपके पीछे 2017 से पड़ा हुआ हूं भाई, कोई तो आपके पास मैसेजेस होंगे, कोई आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, कोई आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, कुछ तो होगा ना कि मैं किसी तरीके से तो आपके पास रीच आउट हुआ हूं ना, कि भैया हैरी संधू मुझे मैसेज करा, देखो बार बार 2017 में मैसेज, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में, 23 में आया। मैं जरूर मानता हूं कि मैंने 2017-18 में शायद 1-2 बार आपको किया होगा, वो भी रिस्पेक्टफुली। मैंने आपको कोई गाली गलौज नहीं किया, मैंने आपको इज्जत ही दी ना, कि मुझे लगे अच्छा एथलीट है, मैं शायद इसकी मदद करूं। मैंने तो महेंद्र चौहान को भी मैसेज किया था, उसको मैं मिस्टर वर्ल्ड लेके गया। मैंने तो बहुत एथलीट्स को मैसेजेस किए हैं, करता हूं, अभी भी करता हूं। अगर मुझे लगता है कि, लेकिन ये नहीं कि दूसरे कोच का एथलीट है, मुझे पता, मैं कभी उसको अप्रोच करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। अगर जैसे मुझे पता चलेगा कि दूसरे का एथलीट है, मैं कभी भी उनसे बात कंटिन्यू करूंगा। मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता, बिजनेसमैन हूं, कोच हूं, एग्रेसिव हूं, बिजनेस खड़ा किया ऐसे, राइट। तो मैंने जरूर किया होगा आपको मैसेज कि भाई, मैं तो संग्राम को भी मैसेज किया था, मैंने जितेंद्र सिंह को भी किया था, मैं डिनाई नहीं करता। भैया आपको कोचिंग चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर तो नहीं जी मैं ठीक हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आके मेरे से कंसल्ट भी किया है, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, बड़े बड़े जो नाम है हमारी इंडस्ट्री में, उनके सबकी मेरे पास है चिट्ठे, जिन्होंने मेरे से कोचिंग लिया, कभी नाम नहीं लिया। कभी बात खुल जाएगी तभी वो लोग बात नहीं करते हैं। आपने बात की है, एक्यूज किया है, तो सर अगर आपने एक्यूज किया तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है, इस चीज को प्रूव करना कि ये देखिए हैरी संधू मुझे हर साल 10 बार मैसेज करता रहा है, पिछले 4 साल में बताइए मुझे मैंने आपको कितनी बारी मैसेज किया है, कितनी बारी मैंने आपको कॉल किया, मेरे पास आपका नंबर तक नहीं है, या मैंने कहा आपकी बेइज्जती की। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे साथ एजेंडा क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता है। मैं तो आपकी इज्जत की जितनी, मैं आपको कभी मिला भी नहीं, बट आई एम नॉट श्योर कि आपको, आई थिंक आपका एथलीट बॉस क्लासिक में उसकी प्लेस नहीं आई थी मेरा ख्याल, यहां कहीं पे मैच जाता, वहां से आप खुंदक खाए हुए मेरे साथ, मुझे अगर हल्का से याद है, ठीक है। तो रॉबी, टॉकिंग नॉनसेंस इज वेरी इजी, नेक्स्ट टाइम बैक अप योर वर्ड्स, डोंट बी अ वीक मैन कि मैं वहां पे पानी नहीं पिया हुआ था, आपको लगा कि मैंने आपकी बेइज्जती की। सर अगर आप कैरेक्टर वाले होते, ठीक है, अगर आप बिलीव करते कि मैं गलत, आपको वहीं स्टेज पे मेरे कपड़े उतार देने चाहिए। मैं बोलता मैं बच्चा हूं, मैं बेवकूफ हूं, आप मुझे बंदर समझ रहे हो। फिर आपने बोला कि बैक स्टेज आपकी बेइज्जती की गई। आपने बहुत सारी एक्यूजेशंस लगाई कि हमें पीछे ऐसे ट्रीट किया। क्या आपने शो ऑर्गेनाइजर्स को क्यों नहीं बोला? आपने नितेश छिब्बड़ को क्यों नहीं बुलाया? हरमीत लूथरा जी को क्यों नहीं बुलाया? इतने लोग थे, आपने क्यों नहीं हंगामा किया? आप बाद में जाकर आप एक्यूजेशन लगा रहे हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है। स्टेज का तो चलो शुक्र करो, भगवान हमारे साथ था, हमारे पास उसका प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ सामने, सारी दुनिया के सामने है। बाकी जो आपने एक्यूजेशन लगाई है कि जी मेरे पीछे 2017 से पड़ा हुआ, वो आप प्रूव कर दीजिए, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैसेंजर पे हमारी कोई बात हुई नहीं है, उसके बाद मेरी आपके साथ व्हाट्सएप पे कहीं बात हुई तो मेरे पास तो व्हाट्सएप में भी आपका नंबर नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि भैया मैंने आपको चेज कहां किया है। फेस टू फेस कहीं बात हुई होगी, मे भी शायद एक आधा मैसेज 4 मैसेज डाले भी होंगे,
पर लेकिन पिछले 4-5 साल में तो कोई कॉन्वर्सेशन तो ये कहना कि मैं आपके पीछे डेस्परेट था, मैं आपके पीछे घूम रहा हूं, ये कहना आसान है, इसको प्लीज बैक इट अप, अदरवाइज यू ओ एन अपॉलॉजी टू द एंटायर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस कम्युनिटी फॉर मिसलीडिंग देम। आप कम्युनल एंगल लेके आ रहे हो कि हम क्या मंकीज हैं, हम बंदर लगते हैं इनको। आप क्या रेशियल टेंशंस इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रेशियल डिवाइड कराना चाहते हैं कि हम नॉर्थ इंडियंस वाले, हम आपको आदमी नहीं समझते, आपकी आंखें छोटी चिंकी करें, ये आप कराना चाहते हैं, ये आप विवाद कराना चाहते हैं, आप लड़ाई कराना चाहते हैं कि नेशनल में आपने वो मतलब कि मैं नेवी में मैं जान दे रहे हैं। सर जितने देशभक्त आप हैं उतना ही देशभक्त हम भी हैं। जितना जय माता आप बोलते हैं उतने ही जय माता हम बोलते हैं। जितने आपके घर वालों ने शहीदियां दी हैं उतने ही मेरे घर वालों ने भी शहीदियां दी हैं। आप अकेले नहीं हैं कि जिन्होंने देश के लिए लड़ रहे हैं, हमने भी शहीदियां दी हैं। पंजाब से बिलोंग करता हूं, मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह काटे गए थे बॉर्डर पे। आप क्या बात कर रहे हैं? ये गलत, ये काम मत करिए। आप सीनियर प्लेयर हैं, रिस्पॉन्सिबली बोलिए नेक्स्ट टाइम। गलत एक्यूजेशंस ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर, गलत एक्यूजेशंस जजेस के ऊपर, गलत एक्यूजेशंस आप लगा रहे हैं बैक स्टेज के ऊपर, गलत एक्यूजेशंस आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को फाइनेंसेस के बारे में, बिल्कुल गलत है। आप बच्चे हैं छोटे से, आपको नहीं पता जीएसटी टीडीएस कटती है। आपको कोई प्रॉब्लम थी, आप पूछिए ऑर्गेनाइजर से कि भाई ये पैसा क्यों काट रहे हैं आप। रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल। इफ यू आर रियल मैन यू शुड अपोलोजाइज अनरिजर्वेडली टू एवरीबॉडी। मैं अभी देख ही रहा था, ये देखिए पीछे करंट फिटनेस का चल रहा है, अगर आप जूम करके वहां पे वो रॉबी की फोटो लगी हुई है। मैं यही देख रहा था कि क्या चल रहा है। ठीक है जी, सो ये था। बाकी बहुत लोगों ने पूछा कि भाई एक बॉडी बिल्डर आप क्लासिक फिजिक में कैसे compete कर सकता है, वाइस वर्सा। मैं इसमें आपको थोड़ी सी एजुकेशन देना चाहूंगा। देखिए, कई लोग जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड होते हैं, कई लोग बॉडी बिल्डिंग में इतने डोमिनेंट। अब जैसे सपोज कि रॉनी कोलमैन है, वो क्लासिक फिजिक में टॉप 10 भी नहीं आता, लेकिन फ्लेक्स व्हीलर एक ऐसा बॉडी बिल्डर था, या ब्रायन ब्यूकैनन, आप गूगल सर्च कर लीजिए, BRIAN ब्यूकैनन, BUCHANAN। अगर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये निकाल के बाइट्स डालने हैं तो प्लीज इन दोनों की फोटोज आप लगा देना, ब्रायन ब्यूकैनन की। ब्रायन ब्यूकैनन एक ऐसा बॉडी बिल्डर था जिसकी इतनी सी कमर थी और इतनी चौड़ी उसकी छाती थी, ठीक है, और वो आसानी से बॉडी बिल्डिंग भी खेल सकता था, करता ही था, और वो क्लासिक भी खेलता और जीतता आज की डेट में। तो ऐसे जब लेवल्स होते हैं कंपटीशन के, अगर छोटे लेवल के या मीडियम लेवल के कॉम्पिटिशन है तो अच्छे प्लेयर हैं जो वो मल्टीपल कैटेगरीज में जीत सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब जैसे महेंद्र चौहान ही लगा लीजिए, ठीक है। अगर महेंद्र चौहान और रामनिवास मलिक जी अगर वो खेलते हैं स्टेज पे, ठीक है, और या नरेंद्र यादव स्टेज पे खेलते हैं, तो महेंद्र चौहान का इन दोनों के अगेंस्ट जीतना काफी मुश्किल है, ठीक है। अगर महेंद्र चौहान जी, रामनिवास मलिक जी एंड हमारे लगा लीजिए नरेंद्र यादव, अगर ये क्लासिक फिजिक में खेलेंगे तो महेंद्र चौहान क्लासिक में इनको हरा देगा, जहां तक मेरा मानना ये है। बिकॉज महेंद्र की कमर थोड़ी पतली है, रामनिवास जी की थोड़ी चौड़ी है, वो बॉडी बिल्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्या महेंद्र चौहान क्लासिक में बॉडी बिल्डिंग में नहीं खेलना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में तो क्लासिक में नहीं खेलना चाहिए। आईपीएल में विराट कोहली, बहुत सारे प्लेयर हैं जो T20 भी खेलते हैं, क्रिकेट टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी, बिकॉज वो अच्छे प्लेयर हैं। आप अगर कहते हैं कि नहीं खेलना चाहिए तो आप शो ऑर्गेनाइजर्स को बोलिए ना कि भाई अब कैटेगरी दो कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन क्यों अलाउ करते हो, उनको बोलिए ना। जजेस के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ऑर्गेनाइजर्स को बोलिए कि सर एक एथलीट एक कैटेगरी में खेलना चाहिए। आप इतने आदरणीय हैं, आप इतने धर्मात्मा हैं, तो आप मत दो कैटेगरीज में रजिस्टर करिए, ठीक है ना। अगर आप इतना धर्मात्मा हैं, इतने आप मतलब कि सच के पुजारी हैं जो बोलते हैं, तो आप दो कैटेगरीज में मत रजिस्टर करिए। लेकिन एक एथलीट की गलती निकालना कि भैया वो दो कैटेगरीज में खेलना, एथलीट की क्या गलती है? भैया एथलीट को पैसा कौन दे रहा है? लास्ट ईयर दीपक अत्री 2 कैटेगरी जीता तो सबने वाह वाह की, बल्ले बल्ले हो गए। इस साल अगर चैतन्य जीत गया तो सबको प्रॉब्लम हो गई, राइट।
सपना ने बिकिनी में गोल्ड मारा तो उसका बॉडी बिल्डिंग में 5th 6th आ गया, बिकॉज बाकी लड़कियां बेचारी, एक लड़की तो बेचारी इतनी आउट ऑफ शेप थी, मतलब कि नहीं थी। सो ये जो आपका लॉजिक है कि बॉडी बिल्डर कैसे, कितने हमारे जो क्लासिक फिजिक के हमारे जो प्रोज हैं, आपके बहुत चहेते काफी प्रोज हैं, कई सारे हैं जो अगर देखें तो वो तो क्लासिक में बिलोंग ही नहीं करते, बिकॉज तो वो बॉडी बिल्डिंग में खेलते हैं शुरू से। सो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये प्लीज आप इसको आप समझिए एंड आप ऐसे ही मत उठा के एलिगेशंस बोलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ये चीजें अफेक्ट करती है लोगों के करियर्स को, लोगों की लाइफ्स को। बच्चे बेचारे मेहनत करके आ रहे हैं, कोई कर्जा उठा के आ रहा है, कोई बेचारा यार हर कैटेगरी में आमतौर पे यार एक कैटेगरी में 25,000 है, दूसरी में 25,000 है, उसने बच्चे ने 2 कैटेगरीज में खेल के 50,000 जीत लिया, उसका बेचारे का यार 1 महीने का खर्चा निकल गया, 2 महीने का खर्चा निकल गया। आपको इससे क्या जलन है? आपका बच्चा जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे का जीत जाए तो वो मतलब कि वो पाप हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जेरेमी बुएंडिया, उसके आप लेग्स देखिए, वो आपको लेवल्स की बात है ना यार, ओलंपिया में लोकल लेवल के बंदे जाएंगे तो वो एक कैटेगरी में भी उनकी टॉप 10 नहीं आनी। मैं तो बोल रहा हूं कि चैतन्या अगर बॉडी बिल्डिंग में ओलंपिया स्टेज पे जा ही नहीं पाएगा, पहली बात तो वो इस स्टेज पे जो उसकी अभी बॉडी है, तो वो तो टॉप 50 में भी नहीं आना, टॉप 100 बॉडी बिल्डर्स में भी नहीं आना दुनिया में, ठीक है। तो लेकिन अगर वो लोकल शो में उतरेगा, जैसे जेरेमी बुएंडिया किसी भी एंगल से वैसा वो बिलोंग नहीं करता है बॉडी बिल्डिंग में, ओलंपिया में ना, क्लासिक में, लेकिन वो अगर लोकल शो यहां पे आके खेलेगा तो वो मेंस फिजिक भी जीतेगा, वो क्लासिक भी जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा भाई। सो कायरॉन जो भी, जिसने अभी एरिन बैंक्स को हराया है। सो ये मोटे मोटे मेरे पॉइंट थे, दैट इज इट। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है हर जजिंग पैनल से, तो प्लीज या तो आप शो खेलना बंद कर दीजिए या आप अपने जजिंग पैनल बिठा दीजिए। मैं तो आपको इतना ही कहता हूं, अगर आप कहते हैं कि जी कोचेस जजेस नहीं होने चाहिए, तो फिर आप ही सुझाव दे दीजिए। जितने भी मैं बंदों को जानता हूं, चाहे वो संपत है, चाहे वो आपके जितने, चाहे वो मुर्तजा है, चाहे वो आपका कोई भी आप सीनियर नॉलेजेबल इंसान ले लीजिए, वो सारे के सारे कोचेस हैं। तो फिर आप ही बता दीजिए कि भाई ये अगर कोच नहीं बैठ सकते जजिंग पे तो कौन बैठेगा? आप पैसा देंगे? जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, मैं जरूर कहूंगा कि प्लीज अपने रोल को, आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए। आप न्यूज को रिपोर्ट करिए, अपनी विशेष टिप्पणियां अपने पास रखिए। मेजॉरिटी यूट्यूबर्स को 7 कंपल्सरी पोज नहीं पता होंगे, मेजॉरिटी यूट्यूबर्स को 2 फेडरेशन की पोजिंग का डिफरेंस नहीं पता होगा। 99% यूट्यूबर्स जो हैं, जो आज के विशेष टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको लेफ्ट से राइट नहीं पता है बॉडी बिल्डिंग का, राइट, नो ऑफेंस। एंड आप लोग बैठ के वहां पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आप हर्षा भोगले हैं, रवि शास्त्री हैं, या ऐसे एक्सपर्ट कमेंट्री दे रहे हैं। आपके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपने कुछ हासिल किया उस स्पोर्ट में, 20-25 साल लगाए हों, आपने कोई कॉम्पिटिशन्स जीते हों, आपने कोई 50, 100, 200 आपने कोई चैंपियन प्रोड्यूस किए हों, चलो मान लेते हैं कि भाई हाँ कोई बंदा बोल रहा है, कुछ इसके दम है। आप एक एडिटर हैं यूट्यूबर्स, आप एडिट करना जानते हैं कि ऐप को, इसको कैसे जोड़ना है, इसको उठा के यहां कैसे लगाना है, और जले पे नमक कैसे छिड़कना है, और 2 अलग अलग वीडियोस को जोड़ के तेल कैसे लगाना है, और आग कैसे लगानी है। आप ये हैं, आप एक्सपर्ट्स नहीं हैं, आप एक सिर्फ एडिटर्स हैं, दैट्स इट, वीडियो एडिटर्स। उसके ऊपर आप कुछ नहीं है। अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। डोंट कंफ्यूज योर एबिलिटीज विद योर एम्बिशंस। अब ये सारे लेके आप डाल देंगे, डालिए, एंड प्लीज इसको काउंटर करिए। अगर आप में इतना सा भी जमीर है तो आप प्लीज काउंटर करिए कि हैरी संधू गलत बोल रहा है। मैं बहुत क्वालिफाइड यूट्यूबर हूं, जितने भी मतलब के जो चैनल्स हैं जिनको व्यूज वगैरह मिलते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, आपको सबको पता है आप कौन गलत काम कर रहे हैं, सबका नंबर आ जाना है, भगवान देख रहा है। रिस्पॉन्सिबली चलिए। आप न्यूज रिपोर्टर हैं, न्यूज रिपोर्ट करिए, जज एंड ज्यूरी मत बनिए। ये नहीं है आप रिपोर्टिंग करें भाई ये शो में हुआ
दैट्स इट। ये नहीं जी इसका नहीं बनता था। किसी यूट्यूबर ने मुझे भेजा किसी का लिंक कि आप अमिंदर सर की एंकरिंग का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई जज बोल रहा है और ये देखिए कैसे चला रहा है। सर मेरे छोटे भाई, आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा साल अमिंदर सर को स्पोर्ट में हो गए, इंडस्ट्री में। थोड़ी इज्जत कर लीजिए। आदमी जुनून से काम करता है, पैशन करता है। मेरे से भी सीनियर है, मैं उसके अपने बड़े भाई की तरह मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको मैं सर बोलता हूं। आप ना मतलब कि 25-25 साल के हो और आप लोगों ने बना लिया मजाक कि जो मिला उसको उठा के उसकी पैंट उतार दो। पल्ले आपके, आज आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए ना, आप भूखे मर जाओगे आधे आप लोग। दिस इज द रियलिटी। एंड बड़ों की, सीनियर्स की इज्जत करिए। अमिंदर सर मतलब कि यार वो बंदा हीरा आदमी है। उसने 2 दिन जोर लगा दिया उसने शो पे करने के लिए, जान लगा दी। वो भगवान नहीं है यार कि सारे शो में एक टाइम पे अगर उसने ऊपर बोल दिया, आपने वो 2 सेकंड का बाइट उठा के आप उसको उसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स हॉरिबल, इट्स फिल्थी। यार वो बंदा मतलब कि आई एम अमेज्ड यार, इतनी देर से वो बंदा मतलब कि लगा हुआ है और उसने अपना नाम कमाया है यार। हरमीत सर जैसे उसके पैरी हाथ लगाते हैं। आप गुरुजी जैसे लोगों को नहीं छोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो आप यार? व्हाट आर यू गाइस डूइंग? कहां जाना है आपने? जिस दिन सारे शो ऑर्गेनाइजर्स इकट्ठे हो गए ना, बैन हो जाओगे आप सब। कोई एक्सेस नहीं मिलेगी आपको, फुटेज नहीं मिलेगी, फिर ढूंढते रहना फुटेज। बन रही है शो ऑर्गेनाइजर्स की फेडरेशन, यूनियन बन रही है। जितने लोग शोज करा रहे हैं उनकी यूनियन बन जाएगी। एनीवे मतलब कि मैंने जो कहना था मैंने वो कह दिया है, बाकी आप सब समझदार हैं। आप जाके मतलब कि आपका काम है मजाक उड़ाना हर चीज़ का। आपने हर चीज़ का मतलब कि आपको हर चीज़ ही आपको हंसी मजाक लगती है। कोई मर भी रहा होगा उसका वीडियो बना रहे होते हैं लोग आजकल। कोई बेचारा सड़क पे पड़ा, कोई औरत का रेप हो रहा है बेचारा, उसके पहले वीडियो बना लें। ये तो हमारा मतलब कि हम जानवर बन चुके हैं, हम रहे ही नहीं इंसान। हम दूसरे की बुराई में, दूसरे के दुख में अपनी मजाक उड़ा रहे हैं, कैमरेज बना रहे हैं। कोई बेचारा मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुख ही है, वो आपके लिए एक मीम बन के रहेगी हर चीज। भगवान की लाठी देर पड़े लेकिन पड़ती बहुत है। एनीवे दैट्स इट मेरी तरफ से। एंड अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी भली लगी हो, आई डू नॉट अपोलोजाइज। मैं बिल्कुल इसके अपोलोजाइज नहीं करता। आई मेंट एवरी सिंगल वर्ड आई सेड। हर चीज जो मैंने कही है वो मैं उसको पूरा, आई ओन दैट। एंड मैंने मुंह पे बोला है, नॉट के बाद में जाके आपने 4 बार बोले, नथिंग। Every single alphabet that has come out of my mouth, I own it. And I do not apologize for it. And I will not take it back.